Assalamualaikum class. I hope you all are fine. I'm your English teacher Maria Ghani, and here I am today with a lecture based on your paper pattern. नहीं समझ आई? समझ आ जाएगी। हम क्या करने लगे हैं, आज हम करने लगे हैं पेपर पैटर्न को डिस्कस अपने लेक्चर में। वैसे तो हम इसको क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के माइंड्स में कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोग मुझसे ऑन एंड ऑफ पूछते रहे हैं। तो आपके पास मैंने जो है यहाँ पे इस लेक्चर में एक सैम्पल पेपर जो हमें पेपर पैटर्न के तौर पे दिया गया है वो लिया है, और उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखें सेक्शन ए, ये तो आपको पता है कि आपके पेपर के टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 हैं, तो उसमें जो आपका सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9th क्लास में आपका जो है वो सीक्वेंस था। 9th क्लास में आपने इंग्लिश का पेपर जो है वो बोर्ड का दिया भी था, ऑल्दो वो चेक नहीं हुआ कोरोना की वजह से, जो है वो हमारी जो भी सिचुएशन बनी। खैर विल लीव दैट। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैम कितने % जो है वो ऑब्जेक्टिव चैप्टर में से आते हैं और कितने % जो है वो ग्रामर में से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो मेंशन कर दिया हुआ है, मैं आप लोगों को इसकी PDF फाइल भी सेंड कर दूँगी। इसमें मैंने साथ साथ चैप्टर्स का मेंशन किया हुआ है कि कौन सा MCQ किस चैप्टर में से आया हुआ है। लाइक यूनिट 2 इस टाइम आपके कोर्स में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है। ये सारे के सारे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर आता है वो 7 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो चैप्टर में से हैं। उन्हीं 7 में हमारा वो स्पेलिंग वाला ये जो हमारे पास 13th MCQ है ये भी इंक्लूडेड है उन 7 में। उसके अलावा जो बाकी के 8 हैं वो हमारे ग्रामर बेस्ड जो है वो MCQs हैं। अब जो 8 MCQs हैं हम वो भी देख लेते हैं कि उसमें किस किस किस्म के MCQs आए हैं। हमारे पास जो है वो चैप्टर वाले भी अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला ही आप देखें, मैंने आप लोगों को ये पहले पेपर में भी दिया है लास्ट टाइम। ये जो हमारे MCQs हैं ये एक्सरसाइजेज बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि ये चैप्टर के बीच में से दिए हुए हैं। फर्स्ट 4 जो MCQs हैं आपके, बल्कि 5th वन भी आप अगर देखें तो ये आपके चैप्टर्स के बीच में से दिए हुए हैं। अब जो हमारे पास हैं आगे के MCQs हम देख लेते हैं। कुछ MCQs ऐसे हैं जो हमें एक्सरसाइजेज में से भी दिए हुए हैं। लाइक अगर आप 8th वन देखें तो वो यूनिट 13 की एक्सरसाइज B में से दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम एक्सरसाइज में हमें कहा गया है हमें वैसे एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि उठा के दिया हुआ हो। फिर हमारे पास अगर आप ये आगे देखें जो मैंने कॉन्सेप्चुअल मेंशन किया हुआ है, आपको जो है ये भी मैंने पेपर में दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नाउन, तो इनमें से कौन सा जो है वो नाउन नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना था। तो उसमें एक्सीलेंट आपका, क्योंकि एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, वो नाउन नहीं हो सकता, एडजेक्टिव ही है, तो उसको हम नॉट अ नाउन में ही कंसिडर करेंगे। और ये आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ है। फिर हमारे पास 10th वन देखें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले भी आप लोग MCQs में प्रैक्टिस करते रहे हैं। 9th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव की जब प्रैक्टिस की है तो ऐसे ही हमने किया, और 10th में भी जब कभी भी आपके टेस्ट हुए हैं तो मैंने इसी तरह से दिया है कि सेंटेंस के बीच में आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन है, तो आपने उसका आइडेंटिफाई करना है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ हो और आपसे पूछा हुआ हो कि हाउ मैनी प्रोनाउंस आर देयर इन दिस सेंटेंस, उस सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ हुई हो। अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउंस हैं तो टाइप्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपको जब तक सारी टाइप्स का नहीं पता होगा तो आप उस MCQ का भी आंसर नहीं कर सकते। फिर इसी तरह आपके पास जो 9th MCQ है वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में से है, फिर जो आप 11th वाला टाइप्स ऑफ वर्ब में से है, 12th वाला जो है वो जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। इसी तरह से आपके पास जो है वो आपके सारे के सारे MCQs दिए हुए होंगे। गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि 90% चांसेस हैं कि जो आपके पास एक्सरसाइजेज मेंशन हुई हुई हैं उन्हीं में से MCQs आएंगे, लेकिन बाकी के 10% में ये भी हो सकता है कि लाइक आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो टाइप्स ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड है
तो आपको वो चैप्टर्स में से कोई सा भी सेंटेंस दे सकते हैं जिसमें कोई सी भी टाइप ऑफ एडवर्ब यूज़ हुई भी होगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। फिर हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि हमारा है 60 मार्क्स का। उसमें जो आपका सेक्शन बी है दैट इज़ ऑफ 34 मार्क्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले 9th क्लास में ऐसा होता था कि आपको 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे। अब क्या है, अब आपको इसमें से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सारे के सारे जो है वो आपको चैप्टर्स में से ही दिए गए होंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपको कोई क्वेश्चन जो है वो पोएम में से दिया हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि चैप्टर में से दिए हुए हों। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क करवा दिए हुए हैं, तो उनको प्लीज़ ज़रूर पहले प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो बी सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा फोकस करने का कहा गया है एक्सरसाइज क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम पहले पास होने की तैयारी करते हैं, फिर हम टॉप करने की तैयारी करते हैं। ये ना हो कि आप फर्स्ट चैप्टर के ही सारे क्वेश्चंस याद करने बैठ जाएं तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको आप प्रिपेयर ही ना कर सकें। तो उससे बेटर ये है कि आप पहले सब चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करें। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। इस तरह आप इजीली अपना ये 15 मार्क्स का जो पेपर है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थीम्स का भी मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क करवा दिए हुए हैं। मैंने आपको 4 चैप्टर्स मार्क करवाए हैं। हमारे पास इस टाइम सिलेबस में है ही 7 चैप्टर्स, तो अगर आप सबकी भी थीम्स प्रिपेयर कर लें, अब उसमें यूनिट 4 की थीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप अगर इन चैप्टर्स की थीम्स प्रिपेयर कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है, क्योंकि थीम बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, उसमें कोई भी चॉइस गिवन नहीं होती। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी थीम जो है वो पोएम ही की आएगी, चैप्टर की भी थीम हो सकती है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसकी भी थीम इम्पॉर्टेंट है, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स है उसकी भी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि पोएम ही की थीम आपको गिवन होगी, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो पोएम की थीम्स को ही दी जाती है। नेक्स्ट आपके पास जो बी पार्ट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9th क्लास में जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हम पैराफ्रेजिंग भी करते थे और कॉम्प्रिहेंशन भी करते थे। तो क्योंकि इस सेशन में हमारे पास स्कूल ज़्यादा टाइम बंद ही रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं उनको फिर से बताती जाऊँ कि हमारे पास 10th क्लास में पैराफ्रेजिंग नहीं आती। सिर्फ आपको एक स्टेंजा दिया हुआ होगा और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस मेंशन किए होंगे और आपने उन क्वेश्चंस ही के आंसर लिखने हैं, आपने पैराफ्रेजिंग अटैम्प्ट नहीं करनी। लेकिन जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था 9th क्लास में कि जब भी आप स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हों, जब क्वेश्चन आंसर्स करने लगें स्टेंजा के, तो उससे पहले भी अगर आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर दें तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके चक्कर की तरफ कि आपको जो है वो नो हाउ है कि ये किस पॉइंट में से आपको स्टेंजा दिया हुआ है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आप लोग इसमें इजीली फुल मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो वैसे तो हमें सिलेबस बताया हुआ है और उसी में से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वो ही आए जो आपको बताए हुए हैं। बोर्ड ने कहा है कि पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ और लास्ट 2 इयर्स में हमारे पास ऐसे पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए हैं, या फिर ऐसे पैसेजेस भी आए हैं हमारे पास जिनके आंसर्स आपको जो है वो खुद से कॉम्प्रिहेंड करने हैं, आपको डायरेक्ट पैसेज में अवेलेबल नहीं है। फिर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आता है जिसमें हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं।
अच्छा, एक पॉइंट और है कि हमारे पास पैसेजेस की जो है वो प्रेसी राइटिंग भी आ सकती है। प्रेसी राइटिंग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं की, क्योंकि जब कराई थी मैंने तो उस दिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो इंशाल्लाह जब आप लोग दोबारा आएंगे तो हम इसको कोशिश करेंगे दोबारा करने की। लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेसी बेसिकली समरी होती है। जितनी भी लेंथ है पैसेज की उसको 1/3 पार्ट में उसका तीसरा हिस्सा बनाना है, उसको इतना शॉर्ट कर देना है आपने। उस प्रेसी में आप एग्जाम्पल्स, कोटेशन, सेइंग्स मेंशन नहीं करते, बल्कि अपने वर्ड्स में उसको शॉर्ट करके लिखते हैं। तो आपके जितने भी पैसेजेस आपको अवेलेबल हैं इस वक्त कोर्स में, आप उन सब की प्रेसी और टाइटल को मस्ट प्रिपेयर कर लें। फिर हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये वही आते हैं आपके पास जो आपको ग्रामर की बुक में ऑलरेडी गिवन है प्रपोजिशनल फ्रेजेस की फॉर्म में, ये भी हम कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास जो पेपर पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में चॉइस नहीं दी हुई, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको चॉइस अवेलेबल हो। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हो रहे थे, मैम 4 टॉपिक्स बोर्ड ने दिए हुए हैं, हम 3 प्रिपेयर कर लेंगे और हमारा जो है वो बस प्रिपेयर हो जाएगा। अगर चॉइस मतलब जो हमने नहीं किया वो आ भी गया टॉपिक तो वो हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जो 4 टॉपिक्स आपको बोर्ड वालों ने दिए हैं एटलीस्ट उनको ज़रूर प्रिपेयर करें, और उसके अलावा जो आपको नोट्स में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको गो थ्रू करें, ताकि अगर कोई अनसीन टॉपिक आ भी जाए तो यू शुड नो कि आपने उसको कैसे आंसर करना है, आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है जी, वो ऐसे राइटिंग का है। ऐसे राइटिंग आपकी जो है वो 150 to 200 वर्ड्स की है। अब ये जो आपकी वर्ड लिमिट है ये इसमें हमारे जो किसी भी जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर्स में वर्ड लिमिट दी हुई है या किसी भी और चीज़ में वर्ड लिमिट दी हुई है, उसमें हम आर्टिकल्स आ एंड दा और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, आर, एम वगैरह, ये हम काउंट नहीं करते। आपने क्या करना है, आपके पास उस टाइम पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख के तो वर्ड्स काउंट करना शुरू कर दें। हमने कहा क्वेश्चन आंसर्स 30 to 40 वर्ड्स के हैं, इसका मतलब है 3 to 4 वैलिड पॉइंट्स आपने उसमें लिखने हैं। ऐसे ही जब हमने ऐसे को कहा 150 to 200 वर्ड्स, तो इसका मतलब है कि 3 लॉन्ग to 4 लॉन्ग पैराग्राफ्स आपके ऐसे में होना ज़रूरी हैं। 150 वर्ड्स का मतलब है कि अगर 2 आपके स्टार्ट का पैराग्राफ और एंड का पैराग्राफ शॉर्ट भी है तो सेंटर का पैराग्राफ आपका लॉन्ग होना चाहिए, या एवरेज लेंथ के 3 to 4 पैराग्राफ्स आपके ऐसे में होना ज़रूरी हैं। इसके अलावा 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो कोटेशंस ऐड करते रहे हैं पैराग्राफ में। क्यों? क्योंकि उससे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो अगर पैराग्राफ में हम कोटेशन ऐड कर रहे हैं मार्क्स लेने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एस्से में भी करना है, तो वो भी आपके लिए ऐड करना ज़रूरी है। अगेन एस्सेस भी आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं, अगर आप उनको 2-3 टाइम्स रीड कर लें तो आप इजीली एक अनसीन टॉपिक पे एस्से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज़ जो मिस हो रही थी, वो चीज़ जिसको देख के आपको बहुत डर लगता है, वो क्या है? वो है आपकी नरेशन। क्लास में नरेशन करो, मैम सारी समझ आ गई है, सब आ गया हमें, अब हम कर लेंगे, और जब टेस्ट लो तो पता नहीं उसमें क्या हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस नहीं करते। आपके पास टाइम है, अभी आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रामर की बुक खोलें, उसमें जितनी नरेशंस दी हुई हैं आप उन सबको खुद से बैठ के सॉल्व करें। उनमें से जो नरेशन बुक में दी हुई हैं 70% ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके आंसर्स आपको अपने नोट्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रामर बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, उनके एंड वाले ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाएंगे। जो लास्ट जो है, बिल्कुल लास्ट की ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बेसिकली नरेशन में से ही बने हुए हैं। तो आप ऐसा करें, आप इसको सॉल्व करें खुद से, और फिर वहाँ ऑब्जेक्टिव से जाके इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं।
इसके बाद अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी आंसर करने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ 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 अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि इस दफ़ा आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे, आपको पेपर देने ही देने हैं। और अगर अभी आपने पेपर ना दिए तो फिर सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। खैर, यहीं पे हम अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।